हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कीटो डाइट क्या होती है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारी यूजुअल डाइट में 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उन तीनों का नाम है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। हमारी यूजुअल डाइट में ज़्यादातर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं और प्रोटीन्स और फैट्स की क्वांटिटी कम होती है। कीटो डाइट में इसका थोड़ा उल्टा होता है। इसमें हम फैट्स ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। 70 to 75% फ़ैट का कंपोनेंट होता है। प्रोटीन्स उससे कम होता है, 20 से 25% होता है और कार्बोहाइड्रेट 5 to 10% होता है। यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम जो फ़ैट्स कीटो डाइट में खाते हैं वो ज़्यादातर हेल्दी फ़ैट्स होते हैं। हम अनहेल्दी फ़ैट्स नहीं खाते हैं। तो हम जो यूजुअल डाइट लेते हैं, जो नॉन कीटोजेनिक डाइट है, उसमें ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी बॉडी का जो मेन एनर्जी सोर्स होता है वो ग्लूकोज होता है। तो जब हम कुछ खाते हैं बॉडी में ग्लूकोज बनता है और यही ग्लूकोज एज एनर्जी सोर्स पूरी बॉडी में यूज़ होता है। जितने भी ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़ होते हैं सब में ये ग्लूकोज पहुंचता है और ग्लूकोज को ही एज फ्यूल यूज़ किया जाता है। जब हमारी बॉडी फैट अडेप्टेड हो जाती है तो हम ग्लूकोज को एज एनर्जी सोर्स नहीं यूज़ करते हैं। फिर जो फैट होता है वो बर्न होता है। फैट दोनों तरह का, जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी डिपॉजिटेड है और जो फैट हम कंज्यूम करते हैं, दोनों ही फैट से कीटोन्स बनते हैं और ये कीटोन्स एज एनर्जी सोर्स यूज़ होते हैं। तो इस कंडीशन में ग्लूकोज फ्यूल की तरह से यूज़ नहीं होता है, कीटोन्स फ्यूल की तरह से यूज़ होते हैं। तो जितने भी क्लिनिकल रिसर्च हुई है उसमें ये पाया गया है कि ये कीटोन्स ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट सोर्स ऑफ फ्यूल होते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्लूकोज। तो अगर आप कीटो डाइट ले रहे हैं तो उसमें जो भी कीटोन्स बन रहे हैं वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर आप उसको ग्लूकोज से कंपेयर करें। तो नॉर्मली कीटोन्स तब बनते हैं जब हम किसी भी तरह का फास्ट करते हैं या स्टारवेशन के स्टेट में कीटोन्स बनते हैं। क्योंकि अगर आप कोई फूड नहीं ले रहे हैं तो बॉडी को किसी ना किसी तरह से एनर्जी चाहिए, तो मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाता है और फैट बर्न होता है और ये फैट लीवर में भेजा जाता है जहाँ पर कीटोन्स बनते हैं और इन कीटोन्स को हमारी पूरी बॉडी में यूज़ किया जाता है एज फ्यूल। तो इस कंडीशन को हम कीटोसिस कहते हैं। जब हम कीटोन्स को एज एनर्जी सोर्स यूज़ करते हैं उसे कीटोसिस कहते हैं। तो कीटोसिस दो तरह से हो सकता है। एक तो आप खाना बंद कर दें, फास्ट करें, कुछ भी नहीं खाएं, और अगर आप कुछ भी नहीं खा रहे हैं तो फैट बर्न होता है, उससे कीटोन्स बनते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप अपना खाना खाते रहें लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम खाएं, और अगर फैट ज़्यादा खा रहे हैं तो उस कंडीशन में भी फैट से कीटोन्स बनते हैं। और फैट का सोर्स दोनों होता है, आप जो एक्सटर्नल फैट ले रहे हैं, जो खा रहे हैं, और जो बॉडी में फैट ऑलरेडी डिपॉजिटेड है, दोनों ही से कीटोन्स बनते हैं। तो इस कंडीशन को न्यूट्रिशनल कीटोसिस कहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि कीटो डाइट या कीटोजेनिक डाइट हाई कार्ब डाइट से कैसे डिफरेंट होती है, कैसे क्या फ़र्क होता है और क्या बेनिफिट्स हैं कीटो डाइट के और क्या नुकसान है हाई कार्ब डाइट के। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब हम हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो एक एग्जांपल के लिए लेते हैं, आप अगर कोई भी शुगरी ड्रिंक पीते हैं या कोई भी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं, कोई भी फूड आइटम लेते हैं, तो जब वो अंदर जाता है, डाइजेस्ट होता है, ब्लड में पहुंचता है, तो ब्लड में ग्लूकोज काफ़ी बढ़ जाता है, ब्लड शुगर बढ़ जाती है। जब ब्लड में शुगर की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो इसका एक हार्मोनल रिस्पॉन्स होता है, और एक हार्मोन होता है इंसुलिन जो पैनक्रियास से रिलीज़ होता है, ये ब्लड में आता है। और इंसुलिन का क्या काम होता है, इंसुलिन ब्लड में आता है और जो ब्लड में शुगर है उसको सारे टिश्यूज़ और ऑर्गन्स में, सारे सेल्स में भेज देता है। तो जो एनर्जी के लिए इम्पॉर्टेंट है वो शुगर एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो एक्स्ट्रा एक्सेस शुगर है उसको फैट में कन्वर्ट कर देता है, और जितने भी फैटी टिश्यू हैं उसमें जाके डिपॉजिट हो जाता है। तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है। पहला तो ये कि जब आप शुगरी हाई कार्बोहाइड्रेट स्टार्ची डाइट लेते हैं तो आपका इंसुलिन राइज होता है, इंसुलिन स्पाइक होता है, इंसुलिन ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा इफ़ेक्ट ये है कि यही इंसुलिन शुगर को फैट में कन्वर्ट कर देता है, उसको फैटी टिश्यू में भेज देता है जहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, और ये फ़ैट बाद में यूज़ हो सकता है। अगर आप ठीक से खाना नहीं खाते हैं, बॉडी को एनर्जी नहीं मिलती है, तो उसी फैट को बर्न करके एनर्जी की तरह से यूज़ किया जाता है। एक बात और इम्पॉर्टेंट है, जब आप हाई शुगर फूड लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल
ब्लड ग्लूकोज बढ़ता है, इंसुलिन रिलीज़ होता है, और इंसुलिन अगर ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि ब्लड शुगर अगर ज़्यादा बढ़ता है तो इंसुलिन भी ज़्यादा बढ़ता है, तो इंसुलिन इस शुगर को सारे टिश्यूज़ में भेज देता है, और इसका एक इफ़ेक्ट ये होता है कि ब्लड में शुगर की फिर से कमी हो जाती है। और जब ऐसा होता है तो ब्रेन को ये सिग्नल जाता है कि शुगर की कमी है बॉडी में, और ये ट्रिगर करता है हंगर को, आपको और भूख लगती है। तो अगर आप कुछ शुगरी चीज़ खाते हैं या पीते हैं, उसके थोड़ी देर बाद ऐसा होता है कि आपको फिर से भूख लगती है। तो ये एक विशेष साइकिल है। आप जितना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, आपको चांसेस हैं कि उतना ही ज़्यादा भूख लगेगी और आप और ज़्यादा खाएंगे। तो सोचिए, अगर यही सिलसिला रोज़ का रोज़ चलता रहा, सालों साल चलता रहा, तो क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन आती है जब इंसुलिन का लेवल काफ़ी बढ़ा रहता है। क्योंकि आप अगर लगातार कार्बोहाइड्रेट्स दिन में 2, 3, 4 बार खाते रहेंगे, तो उसका रिस्पॉन्स यही होगा कि इंसुलिन सिक्रीट होता रहेगा, इंसुलिन का लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ रहेगा। और एक बेसिक प्रिंसिपल है कि जब किसी हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है तो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो जाती है बॉडी में। यानी कि अगर वो चीज़ ज़्यादा है ब्लड में तो उसका रिस्पॉन्स कम आता है। ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज़्म है बॉडी का। तो अगर इंसुलिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसका इफ़ेक्ट कम होने लगता है। तो इस कंडीशन को हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत सालों तक रहता है तो उसके बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत सालों तक बना रहता है तो उसकी एक अगली स्टेज होती है जब आपको डायबिटीज़ हो जाती है। यानी कि इंसुलिन का इफ़ेक्ट उतना नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए, और अगर इंसुलिन का इफ़ेक्ट नहीं आता है तो इसी कंडीशन को डायबिटीज़ कहते हैं, जहाँ पर इंसुलिन ब्लड शुगर को टिश्यूज़ में नहीं भेज पाता है और ब्लड शुगर ब्लड में बढ़ी रहती है। तो यही कंडीशन होती है डायबिटीज़ की। इसके और सेकेंडरी इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट डिजीज़ के रिस्क बढ़ जाते हैं, अल्जाइमर्स डिजीज़ के रिस्क बढ़ जाता है, कैंसर के रिस्क बढ़ जाता है। तो इसके कंट्रास्ट में अगर हम कीटो डाइट की बात करें तो कीटो डाइट में हम ज़्यादातर फ़ैट कंज्यूम करते हैं, और फैट से इंसुलिन रिलीज़ नहीं के बराबर होता है। दूसरा, हम प्रोटीन खाते हैं। प्रोटीन से मॉडरेट इंक्रीज़ होता है इंसुलिन में, उतना इफ़ेक्ट नहीं होता है जितना कार्बोहाइड्रेट्स खाने के बाद में होता है। अगर हमारी कीटो डाइट में फ़ैट और प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा है तो इंसुलिन इतना रिलीज़ नहीं होता है और इंसुलिन का लेवल हाई नहीं होता है। तो अगर आप कीटो डाइट लेते हैं तो आपका ब्लड शुगर ज़्यादा नहीं बढ़ता है, अगर बढ़ता है तो बहुत स्लो बढ़ता है, और उसकी वजह से इंसुलिन ज़्यादा रिलीज़ नहीं होता है। तो इसका इफ़ेक्ट ये होता है कि अगर इंसुलिन ज़्यादा नहीं है ब्लड में तो इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होता है, आप इंसुलिन सेंसिटिव बने रहेंगे, और अगर आप इंसुलिन सेंसिटिव बने रहेंगे तो आपको डायबिटीज़ नहीं होगी, आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, और वो ढेर सारे रिस्क जो इसके साथ इन्वॉल्व है वो सब नहीं होंगे। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है, जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो आपको बहुत सारे रिस्क हैं, डायबिटीज़ होने का, ब्लड प्रेशर का, हार्ट डिजीज़ का, बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं, वो सब का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। और अगर आप एक टिपिकल इंडियन डाइट लेते रहेंगे जिसमें स्टार्च बहुत ज़्यादा हो, शुगर बहुत ज़्यादा हो, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा हो, तो आप रोज़ के रोज़ आप इंसुलिन को रिलीज़ करा रहे हैं, इंसुलिन स्पाइक करा रहे हैं, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा कुछ सालों में, कुछ डेकेड्स में, और अल्टीमेटली आपको लाइफस्टाइल डिजीज़ेस वो सब हो जाएंगी जिससे आपकी लाइफ को रिस्क हो सकता है। तो मोटे तौर पर हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट में आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, और हाई फैट लो कार्बोहाइड्रेट डाइट यानी कीटो डाइट में इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं के बराबर होता है। और यही मेन डिफरेंस है दोनों डाइट्स का। कीटो डाइट को मेनली यूज़ किया जाता है वेट कंट्रोल करने के लिए, वेट लॉस के लिए। तो कीटो डाइट यूज़ करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप फ़ैट हों। अगर आप फ़ैट नहीं भी हैं तो उसके प्रिवेंशन के लिए, ओबेसिटी के प्रिवेंशन के लिए, डायबिटीज़ के प्रिवेंशन के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के प्रिवेंशन के लिए, कैंसर के प्रिवेंशन के लिए कीटो डाइट का बहुत अच्छा रोल है। कीटो डाइट से आपका जो लिपिड प्रोफाइल है वो बहुत इम्प्रूव होता है। आप में अल्जाइमर्स डिजीज़ के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। शायद आपको ना पता हो, अल्जाइमर्स डिजीज़ को टाइप 3 डायबिटीज़ भी बोलते हैं, क्योंकि उसका मैकेनिज़्म कुछ वैसे ही होता है जैसे डायबिटीज़ का होता है। इसके अलावा बहुत सारी और भी कंडीशंस हैं जिसमें स्टडीज़ हो चुकी हैं, ये कीटो डाइट का बहुत अच्छा रोल होता है, बहुत बेनिफिशियल होता है। तो इनमें कुछ के नाम हैं, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, एपिलेप्सी, एक्नी, हाइपोथायरॉयडिज्म, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम,
इनफर्टिलिटी, गॉल ब्लैडर स्टोन्स, गाउट, हेयर लॉस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सब में कीटो डाइट से बहुत फ़ायदा होता है। इसके अलावा जब आप कीटो डाइट शुरू करते हैं तो आप खुद नोटिस करेंगे कि आपकी मेंटल अलर्टनेस बढ़ जाती है और आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। कीटो डाइट लेने से आपको भूख भी बहुत ज़्यादा नहीं लगती है, किसी भी तरह के फूड की क्रेविंग नहीं होती है। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं कीटो डाइट के, और अगर इतने सारे बेनिफिट्स हैं जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म आपके हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हैं, तो आप ऐसी डाइट को क्यों नहीं यूज़ करना चाहेंगे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कीटो डाइट करना बहुत मुश्किल है, और बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि कीटो डाइट लॉन्ग टर्म करने पर उसके कुछ नुकसान तो नहीं है। ये बात सही है कि इसमें लॉन्ग टर्म स्टडीज़ नहीं हुई हैं, और कीटोजेनिक डाइट के लॉन्ग टर्म क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं अभी उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर हम इसके बेसिक मेडिकल एस्पेक्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अगर शॉर्ट टर्म में इसके फ़ायदे हैं तो लॉन्ग टर्म में भी इसके फ़ायदे होने चाहिए। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप एटलीस्ट ये कर सकते हैं कि आप प्योर कीटोजेनिक डाइट ना करके आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट से शुरुआत कर सकते हैं। हम आपको और इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। इसके अलावा आप अपनी रिसर्च भी करते रहिए। जब आप कन्विंस हो जाएं तो आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट से कीटोजेनिक डाइट में स्विच कर सकते हैं। तो आज हम लोग ने बात की कि कीटोजेनिक डाइट क्या होती है और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम अपनी फूड हैबिट्स में ग्रेजुअली चेंजेस लाएं और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लें और फाइनली फिर प्योर कीटोजेनिक डाइट में स्विच करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए और हमें सब्सक्राइब करिए। आने वाले वीडियोज़ में हम कीटोजेनिक डाइट के बारे में बात करते रहेंगे, और इसके अलावा हम आपको रेसिपीज़ भी बताएंगे ताकि आपको एक ही चैनल पे पूरी जानकारी मिले कीटोजेनिक लाइफस्टाइल के बारे में, कीटोजेनिक डाइट के बारे में और कीटो रेसिपीज़ के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।